नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, हम भारत का भूगोल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की लेक्चर सीरीज जो कर रहे हैं अभी, इसके आज लेक्चर 2 में क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल्स के लेक्चर 2 में हैं। आज हम भारत की मृदाओं का वर्गीकरण पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने जो लेक्चर फर्स्ट था वो उसमें हमने भारत की मृदा का जनरल फॉर्मेशन, उसको मृदा के निर्माण में कौन कौन से फैक्टर्स कार्य करते हैं और सॉइल होरिजन के बारे ऊपर डिस्कस किया था। आज हम जो क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल्स है या भारत की मृदाओं का वर्गीकरण पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन सॉइल्स, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? सबसे पहले हमें ये हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि भाई मृदा का वर्गीकरण करने की क्यों ज़रूरत है। देखिए दोस्तों, किसी भी प्लानिंग को करने के लिए जो गवर्नमेंट प्लानिंग करती है उसके लिए मृदा का वर्गीकरण बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो आपका जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है या मानव के जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसको सबसे ज़्यादा आपका जो डिटरमाइन है वो मृदा भी करती है। मृदा कैसे करती है दोस्तों, कि जो आपका क्रॉप प्रोडक्शन है या फॉरेस्ट जो प्रोड्यूस है या जो फ्लोरा एंड फोना का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका सॉइल के अकॉर्डिंग भी आपका डिसाइड होता है। आप देखिए दोस्तों कि एंशियंट टाइम से ही इस मृदा को दो भागों में बांटा जाता रहा है। एंशियंट टाइम में अगर आप एंशियंट टेक्स्ट पढ़ेंगे, वैदिक काल के या वेदों में उपनिषदों में पढ़ेंगे तो वहाँ भी मृदा को डिवाइड किया गया था। ऊसर भूमि और उर्वर भूमि बोला जाता था उस टाइम में। ऊसर क्या किसको बोलते थे? जो आपकी इनफर्टाइल या जो अनुपजाऊ मृदा थी उसको हम ऊसर बोलते थे। और उर्वरा से मतलब था फर्टाइल सॉइल, जहाँ पे उत्पादकता बहुत ज़्यादा होती थी। तो इस तरह से एंशियंट टाइम से इसको बांटा जाता रहा है। इससे क्या होता है दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या होता है कि प्लानिंग करनी होती है किस पर्टिकुलर एरिया में कौन सी क्रॉप सूटेबल होती है। तो इसके लिए आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो और इंडिया में भी हम समय समय पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसका ICAR ने जैसे क्लासिफिकेशन किया है तो इम्पोर्टेंस हो जाती है इसकी। देखिए, जितनी भी क्रॉप्स होगी आपकी, उनको सॉइल को ध्यान में रखते ही वहाँ पे प्रोडक्शन किया जाए तो आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी आएगी। अगर सॉइल को अगर ध्यान में नहीं रखते हुए अगर वहाँ पे क्रॉप आप प्रोड्यूस करेंगे तो वो क्रॉप फेल होने के बहुत ज़्यादा चांस रहेंगे और आपका प्रोडक्टिविटी भी नहीं आएगी। तो आप देखिए, जो भी आपका इंडिया में ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ है या अभी जो सेकंड ग्रीन रिवोल्यूशन की बात चल रही है या एवर ग्रीन रिवोल्यूशन की जो हम बात कर रहे हैं या प्लांटेशन एग्रीकल्चर जो यहाँ पे इंडिया में होता है, वो सभी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पर्टिकुलर सॉइल के अंदर ही वो आपका प्रोडक्शन होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी जब आफ्टर इंडिपेंडेंस जब आपका ग्रीन रिवोल्यूशन लेके आए तो हमने उन्हीं एरियाज़ पे ज़्यादा फोकस किया जहाँ पे सॉइल आपकी फर्टाइल थी या उपजाऊ थी। आप देखिए, जो आपका जो फर्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन हुआ था वो आपका उत्तरी वेस्टर्न यूपी, आपका हरियाणा, पंजाब, नॉर्दर्न राजस्थान इत्यादि जो क्षेत्र थे या कोस्टल एरियाज़ थे जहाँ पे आपका फर्टाइल सॉइल थी, एलुवियल सॉइल थी, या तो वहाँ पे इस आपका क्रॉप प्रोडक्शन को अच्छे से हम लोग सक्सेसफुली फूड सफिशिएंसी ला पाए। ये किसकी बदौलत हुआ दोस्तों? आपका नो डाउट HYV सीड्स जो थे, हाई यील्ड जो सीड्स थे, वैरायटी सीड्स थे, उनकी वजह से, आपका टेक्नोलॉजी की वजह से, आपका फाइनेंशियल सपोर्ट्स की वजह से, आपका इरिगेशन फैसिलिटीज़ के डेवलप होने से। लेकिन इसके पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो वो भी काम करता है वो है सॉइल, क्वालिटी ऑफ सॉइल। तो क्वालिटी ऑफ सॉइल आपकी इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, इनको क्लासिफाइड करके पर्टिकुलर एरियाज़ में हमें किस क्रॉप को फोकस करना है, इसलिए इसका वर्गीकरण किया जाता है। तो अगर इंटरनेशनल लेवल पे देखा जाए तो USDA का क्लासिफिकेशन यानी यूनाइटेड स्टेट्स का जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है वहाँ का, अमेरिका का, उसने भी इंडियन सॉइल्स को मतलब अलग अलग सॉइल्स को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, जैसे इंसेप्टिजोल, एंटीजोल, अल्फीजोल, उल्टीजोल, वर्टीजोल। ये क्या करते हैं दोस्तों कि सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक यानी उसके न्यूट्रिएंट्स, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म की और उसके पेरेंट रोग कौन कौन सी उसके अंदर इंक्लूड है, उसको देखते हुए उस सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं सो दैट कि प्लानिंग की जाए। जैसे दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है सॉइल रिसोर्सेज, इसलिए ये तो अगर हम भारतीय मृदा का क्लासिफिकेशन देखें जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने किया है, तो इन्होंने भारतीय मृदा को मुख्य रूप से 8 भागों में डिवाइड किया है। ICAR ने जो इंडियन सॉइल्स हैं उनको उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के आधार पे, कलर कंपोजिशन और टेक्सचर और न्यूट्रिएंट्स के आधार पे 8 भागों में डिवाइड किए हैं। वो है आपके
फॉरेस्ट सॉइल यानी वन्य मृदा, एलुवियल सॉइल यानी जलोढ़ मृदा, डेजर्ट सॉइल यानी मरुस्थलीय मृदा, ब्लैक सॉइल काली मृदा, लेटेराइट सॉइल, सेलाइन सॉइल यानी लवणीय मृदा, रेड एंड येलो सॉइल यानी लाल व पीली मृदा, और पीटी सॉइल्स। इस तरह से इन्होंने जो ICAR है इन्होंने 8 भागों में डिवाइड किया है। तो आइए इसको हम देखते हैं कि 1 बाय 1 इसका ओवर द सरफेस या भारत के किन किन राज्यों में ये मृदा पाई जाती है और इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉरेस्ट सॉइल यानी वनीय मृदा। तो ये दोस्तों कहाँ पाई जाती है? ये आप जैसे जहाँ पे वन अधिक होंगे, और ये वन कहाँ अधिक होंगे दोस्तों? जहाँ पे वर्षा की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी, यानी वर्षा कहाँ होगी? जहाँ पे सफिशिएंट रेनफॉल होना चाहिए वहाँ पे ये मृदा जहाँ पाई जाएगी। और ये एक तरह की लोमी सॉइल है। ये कहाँ पाई जाती है? इसमें ह्यूमस की मात्रा ज़्यादा होती है। ह्यूमस से मतलब है क्यों होती है ह्यूमस की मात्रा? क्योंकि यहाँ पे आपके जो वन होते हैं, वन अपनी पत्तियाँ जब वनों की पत्तियाँ जब झड़ जाती है तो वो ज़मीन पे गिरती है, और जो लकड़ियाँ वगैरह गिरती है उससे क्या होता है, उसका डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का, और आपका वहाँ पे ह्यूमस डेवलप होता है। तो ये आपकी जो मृदा है बेसिकली वो आपके कहाँ पाई जाएगी? जहाँ पे आपका फॉरेस्ट अधिक होंगे। तो अगर हम इसका अगर क्लासिफिकेशन देखें तो आप देखिए जो ग्रीन पेस्ट देख पा रहे हैं, सबसे जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, ये जो डार्क आपका ग्रीन जोन है यहाँ पे आपका फॉरेस्ट और माउंटेनियस सॉइल यहाँ पे पाई जाती है। तो इस के अंदर आपका ह्यूमस, इसकी जो क्वालिटी है वो ह्यूमस पाई जाती है। और ये आपका रिवर वैली जो आपकी है ऊपर, उनके अंदर इसका डिपोजिशन अधिकतम हो रखा है, और रेनफॉल आपकी यहाँ पे सफिशिएंट मात्रा में होती है। और इस यहाँ पे जो ये क्षेत्र है ये आपका क्या है दोस्तों? ये स्नो बाउंड एरियाज़ है। मतलब यहाँ पे आपका स्नो आपकी, क्योंकि एल्टीट्यूड पे है, ऊंचाई पे है ये आपके जो एरियाज़ हैं, और यहाँ पे क्या होता है, स्नो आपका गिरता रहता है। इस वजह से इस सॉइल का क्या होता है, ये एसिडिक है और ह्यूमस की मात्रा इसमें कम पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल दोस्तों क्या है? जलोढ़ मृदा। ये मृदा सबसे ज़्यादा आपका एरिया 43% एरिया जो है भारत की अगर भूमि का देखें तो 43% एरिया के ऊपर इस जलोढ़ मृदा या एलुवियल सॉइल का विस्तार पाया जाता है। दोस्तों आप इस मैप में देख पा रहे हैं जो लाइट ग्रीन पैच है वो आपका जलोढ़ मृदा के क्षेत्र हैं। जलोढ़ मृदा से तात्पर्य है कि दोस्तों इस मृदा का निर्माण कैसे हुआ है कि ये नदियों द्वारा जो अपने साथ में कंकड़ पत्थर लेके आती है, फिर उसका अपर्दन होता रहता है, और वो जो मृदा नदियों के साथ आके जो जमा होती है उससे नदियों द्वारा लाई गई मृदा जो जमा होते हैं उसे हम जलोढ़ मृदा कहते हैं। अगर भारत के अंदर देखें तो हमारे यहाँ पे उत्तरी गंगा का जो मैदान है, उत्तरी गंगा का मैदान है, ब्रह्मपुत्रा का मैदान है, या सतलज का मैदान है, भारत के तटवर्ती जो मैदान है, तटीय मैदान है, वहाँ पे आपको एलुवियल सॉइल का डिपोजिशन पाया जाएगा। दोस्तों ये जो सॉइल है आपकी पोटेशियम में रिच होती है, और एंड ह्यूमस है वो आप ह्यूमस और पोटेशियम में रिच होती है, और फॉस्फोरस और नाइट्रोजन ये इन तत्वों की इसमें कमी पाई जाती है। पोटेशियम और ह्यूमस में रिच होती है और फॉस्फोरस और नाइट्रोजन में इसकी कमी पाई जाती है। इस जो ये मृदा है ये आपका ग्रे से एस ग्रे, मतलब आपकी ग्रे कलर होता है इसका, और एस ग्रे मतलब कलर भी इसका वेरी करता रहता है, जैसा कि इस मैप में आप देख पा रहे हैं एलुवियल सॉइल का। और आपके जो पूरा जो भारत का उत्तरी मैदान है उसके अंदर आपको एलुवियल सॉइल का ही डिपोजिशन पाया जाता है। ये दोस्तों ये मृदा बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ होती है। अगर हम कहें कि भारत में फूड सफिशिएंसी लाने में इस मृदा का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि आपका जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि ग्रीन रिवोल्यूशन जो हरित क्रांति है सबसे पहले इसी एलुवियल सॉइल के पैच पे ही सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था कि यहीं पे जलोढ़ मृदा, इस जलोढ़ मृदा में ही, और यहाँ पे ये आपका गेहूँ की खेती के लिए, चावल की खेती के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपका यहीं पे आप ये देखिए ये सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी है इसकी ज़्यादा होने की वजह से ही यहाँ पे आपका मैक्सिमम जो पॉपुलेशन कंट्रोल जो कंसंट्रेशन है वो आपका यहीं पाया जाता है, जलोढ़ मृदा के क्षेत्रों में ही पाया जाता है। और ये जो मैदान है ये पूरा का पूरा आपका नदियाँ जो अपने साथ में कंकड़ पत्थर लेके आती है और जमा करती रहती है। तो उत्तर भारत का मैदान हो या ब्रह्मपुत्रा की घाटी हो या आपका सतलज का मैदान हो, ये सभी मैदान आपकी नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से ही निर्मित हुआ है। तो अगर हम इसका विस्तार देखें तो हमारे यहाँ इंडिया के अंदर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश जो डेल्टाई मैदान है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इन नदियों द्वारा इन मैदानों का निर्माण हुआ है, जलोढ़ मृदा के मैदान, और इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है। नेक्स्ट है दोस्तों डेजर्ट सॉइल या
मृस्थलीय मृदा। ये मृदा कहाँ पाई जाती है दोस्तों? जहाँ पे आपका तापमान बहुत ज़्यादा होता है और वर्षा बहुत कम होती है। ये आपके जो आपका डेजर्ट सोइल है वो आपका उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। अगर हम इसका देखें तो इस मृदा के अंदर नाइट्रोजन है वो कम पाया जाता है, ह्यूमस और नाइट्रोजन कम पाया जाता है। और क्योंकि यहाँ पे क्या है दोस्तों, मृदा में इन क्षेत्रों में वनस्पति का जो आवरण है बहुत ही कम पाया जाता है और ये मृदा कृषि उत्पादन की दृष्टि से उतनी उपयोगी नहीं है, क्योंकि इसके जो सॉइल पार्टिकल है वो बहुत बड़े होते हैं, सैंडी सॉइल होती है। और आपका इसमें जो टेम्परेचर और रेनफॉल, ये टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रेनफॉल कम होता है। और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, इसमें टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो जो आपका सॉल्टी सॉइल होती है, क्योंकि जो ऊपर का जो सरफेस है उसमें वाटर की जो रिटेंशन है वो कम होता है नीचे, और जो सॉल्ट आता है वो सॉल्ट आपका इस सॉइल में ज़्यादा पाया जाता है। इस सॉइल का कलर भी आपका हल्का भूरे से लेके लाल कलर जैसी ये पाई जाती है। आप अगर पश्चिमी राजस्थान में देखेंगे 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से पश्चिम की ओर जाएंगे, अरावली से पश्चिम की ओर जाएंगे तो ये मरुस्थलीय मृदा का विस्तार पाया जाएगा। इसमें कुछ स्थानों पे जो आपका है इस सोइल में कंकर की भी अधिकता पाई जाती है। जैसा कि आपने पता है कि ये जो हमारा डेजर्ट है पश्चिमी राजस्थान का, उसके अंतर्गत आपको कंकर वाले डेजर्ट भी, या जो सैंडी डेजर्ट होता है एक आपका, और आपका दूसरा जो आपका रॉक वाला डेजर्ट भी है, तो यहाँ पे कंकर की प्रधानता भी पाई जाती है। ये आपके जो इस डेजर्टिक सोइल है इसका मुख्य रूप से विस्तार है वो राजस्थान में पाया जाता है, पश्चिमी जिलों के अंदर जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर इत्यादि जिलों में पाया जाता है। इसके अतिरिक्त आपके साउथ वेस्टर्न जो पंजाब का जो क्षेत्र है आप इस मैप में देख पा रहे हैं, उसमें भी आपका, और दक्षिण पश्चिमी हरियाणा है, वहाँ पे भी इस मृदा का, डेजर्टिक सोइल का विस्तार पाया जाता है। एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से ये मृदा उतनी उपजाऊ नहीं है। नेक्स्ट है आपका ब्लैक सोइल, और जिसे हम रेगुर सोइल भी कहते हैं, या काली मृदा। ब्लैक सोइल जो है आपका, ये आपका जो लावा है वो लावा के जो जमाव से, जो दक्कन का लावा का पठार है उसके लावे के जमाव से इस मृदा का निर्माण हुआ है। ये मृदा मिनरल्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा रिच मृदा है, इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। और ये क्या है कि लावा जो निकला उसके ठंडे होने से इसका निर्माण हुआ है। ये धीरे धीरे लावा ठंडा होता गया, इसके कारण इसके जो सैंड जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही बारीक होते हैं, और जो मॉइस्चर, जो आपकी नमी होती है, उसको रिटेन बहुत अधिक समय तक करते हैं। और इस जो सॉइल का जो टेक्सचर है वो क्लेई टाइप का होता है। जैसे हम सॉइल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, सैंडी सॉइल है ना, सिल्टी सॉइल, क्लेई सॉइल, तो ये क्लेई टाइप की सॉइल है। तो इसके अंतर्गत जो पार्टिकल्स बारीक होने की वजह से इसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है, और जब आपका जो टेम्परेचर बढ़ता है तो इसमें आप देखे होंगे कि क्रैक्स पड़ जाते हैं। जैसा कि आप इस मैप में देख पा रहे हैं कि अपने आप ये सॉइल क्या होता है कि एकदम बहुत ही गाढ़ी होती है, और जब ये सॉइल, जब टेम्परेचर बढ़ता है, सूखती है, तो अपने आप इसमें दरारें चल जाती है। अगर आप इसमें मुट्ठी भर के आप अनाज डाल देंगे तो कहते हैं कि इसको सेल्फ प्लोइंग सॉइल, अगर आप इसमें सीड्स फेंक देंगे तो ऑटोमेटिक इसमें सीड्स चले जाएंगे इन क्रैक्स में, और सीड अपने आप उग जाएंगे, तो इसको सेल्फ प्लोइंग सॉइल भी कहते हैं। बरसात की सीज़न में क्या होता है दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा स्टिक यानी चिपचिपी हो जाती है, और यहाँ पे खेती करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और समर सीज़न में क्या होता है, गर्मियों में क्या होता है कि इसका जो मॉइस्चर होता है वो गर्मी के कारण इवेपोरेट हो जाता है और इसमें क्रैक्स आ जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप इस का अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो आप देखिए जो ये ब्लैक पैच देख पा रहे हैं इस मैप के अंदर, जो महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, कर्नाटका, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश के ये ब्लैक पैचेज को जो क्षेत्र हैं, जो आपका दक्कन का पठार है, यहाँ पे इस सॉइल का मुख्य रूप से विस्तार पाया जाता है। ये सॉइल जो है आपकी दोस्तों, इस सॉइल के अंदर आपका आयरन यानी लोह अयस्क की प्रधान, एल्यूमिनियम, पोटास इत्यादि इसमें मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। और इस सॉइल के अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर की न्यूनता पाई जाती है। तो इस वजह से ये सॉइल क्या है कि आपका कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ही बढ़िया है। कॉटन से मतलब है सूती वस्त्र, सूती वस्त्र जिससे बनते हैं हमारे कपास के उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा
इम्पोर्टेंट है। कपास जो है ये कॉटन सोइल, जो ब्लैक सोइल है इसको कॉटन सोइल भी बोलते हैं, इसके लिए बहुत ही उपयुक्त बन जाती है। और यही कारण है कि आपका जो मैक्सिमम कॉटन कल्टीवेशन होता है वो यहीं पे होता है। और इसी कॉटन कल्टीवेशन की वजह से आपका जो कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हुई है वो गुजरात और महाराष्ट्र जो क्षेत्र है वहीं पे, क्योंकि हिंटरलैंड से हमें जो है रॉ मटेरियल, जो हम कच्चा माल जिसको बोलते हैं कपास, वो यहाँ से मिल जाता है। और आपका मुंबई वाला या जो महाराष्ट्र का या गुजरात का या जो कर्नाटका का जो क्षेत्र है जहाँ पे आपका कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हुआ है वो इसी ब्लैक सोइल की ही बाय प्रोडक्ट है, हम कह सकते हैं। इस तरह से आपने देखा ब्लैक सोइल, या इसको हम रेगुर सोइल भी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका दोस्तों लेटेराइट सोइल। ये सोइल जो है आपका, इसका निर्माण मुख्य रूप से लीचिंग की वजह से होता है। क्योंकि लीचिंग क्या होता है दोस्तों, इसकी वजह से क्या होता है कि हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल, जहाँ पे उच्च तापमान पाया जाता है और उच्च ही आपकी वर्षा होती है। तो उच्च तापमान और उच्च वर्षा कहाँ होती है दोस्तों, ये आपकी जो होती है केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और जो ये आसाम के जो क्षेत्र है वहाँ पे 200 सेंटीमीटर से, जहाँ पे वर्षा अधिक होती है, ऑलमोस्ट 150 से 200 सेंटीमीटर से भी अधिक कुछ जगह पे होती है, तो वहाँ पे ये सोइल पाई जाती है। क्योंकि लीचिंग की वजह से दोस्तों होता क्या है कि लाइम और सिलिका है वो आपके जो चूना है, वो जो सिलिका होती है वो आपके वहाँ से रिमूव हो जाती है या नीचे परकोलेट कर जाती है। और जो सरफेस है उसके ऊपर आपका आयरन ऑक्साइड और पोटास वो अधिक पाया जाता है। और आयरन ऑक्साइड की जो मात्रा आपके सरफेस पे अधिक पाई जाएगी, और जब वो आपका वाटर के साथ में केमिकल रिएक्शन करेगा तो जो आपका आयरन है उसकी वजह से आपका जो सोइल है उसका ये लेटराइटिक सोइल का निर्माण होगा। और इसका कलर जो होगा रेडिश टाइप का होगा, मतलब लाल टाइप की होगी ये सोइल। और ये जो सोइल होती है इसमें दोस्तों ऑर्गेनिक मैटर और नाइट्रोजन और कैल्शियम की न्यूनता पाई जाती है। ये जो सोइल है इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल यानी जीवाश्म, नाइट्रोजन और कैल्शियम की न्यूनता पाई जाती है। और ये सोइल है जो आपके ब्रिक निर्माण में, यानी कि ईंट के निर्माण में बहुत काम आती है। क्योंकि ये जो होती है बहुत ज़्यादा हार्ड सोइल होती है। एग्रीकल्चर जो हमें फूड क्रॉप्स के लिए उतनी सूटेबल नहीं है। हालांकि ये जो क्रॉप है ये आपके जो प्लांटेशन क्रॉप्स है, लाइक कोकोनट प्रोडक्शन है, आपका केशू प्रोडक्शन है, उनके लिए आपका कार्डमम वगैरह, उनके प्रोडक्शन के लिए सोइल सूटेबल है, यानी कि प्लांटेशन क्रॉप्स के लिए सूटेबल है कंपेयर टू आपका फूड क्रॉप्स यानी राइस है, वीट है, उसके लिए उसकी जगह पर ये आपका प्लांटेशन क्रॉप के लिए बढ़िया मानी जाती है। और इसका विस्तार अगर आप इस देख पा रहे हैं तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु इत्यादि क्षेत्रों में इसका ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों लाल व पीली मृदा या रेड एंड येलो सोइल। ये दोस्तों इसके पीछे मुख्य रूप से आपका वेदरिंग यानी अपर्दन और मेटामॉर्फिक रॉक्स की वजह से आपका इस मृदा का निर्माण होता है, लाल और पीली मृदा का। और इसी वजह से क्या होता है इसमें आयरन कंटेंट यानी लोहा का मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। और लोहा जो वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो जो आपका रस्टिंग होती है जिसको हम जंग बोलते हैं, या लोहा अपना कलर छोड़ता है, उसकी वजह से इसका कलर लाल हो जाता है। और ये जो सोइल होती है ये आपकी पोटाश इसके अंदर रिच होता है, पोटास और आयरन इसके अंदर अधिक पाया जाता है। और लाइम, फॉस्फेट और नाइट्रोजन की न्यूनता पाई जाती है। अगर हम इसके अंदर फर्टिलाइज़र यानी कि इसमें फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपका एग्रीकल्चर के लिए वीट और राइस प्रोडक्शन के लिए आपकी अच्छी मानी जाती है। और इसमें आसानी से हम खेती कर सकते हैं। और अगर आप देखें रेड और येलो जो रेड जो पैचेज हैं, पैच इस मैप के अंदर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे वीट और राइस आसानी से विद द हेल्प ऑफ फर्टिलाइजर्स हम लोग कर रहे हैं। और ये मुख्य रूप से आपकी जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं इस मैप में, वहाँ पे इस मृदा का विस्तार अधिकतर पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका पीटी सोइल। पीटी सोइल ये आपके कहाँ पाई जाती है, और ये आपके जहाँ पे रेनफॉल और ह्यूमिडिटी जहाँ पे ज़्यादा होती है ना, वहाँ पे ये सोइल आपकी पीटी सोइल अधिकतर पाई जाती है। और ये जो सोइल है ये उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा पाई जाती हैं जहाँ वनस्पति का घनत्व बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा वनावरण होता है, वहाँ पे ये पीटी सोइल का निर्माण ज़्यादा होता है। इस सोइल के अंदर ह्यूमस और जो जैविक जीवाश्म है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। क्योंकि जो आपके पेड़ पौधे हैं या उसके नीचे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डेवलप होते हैं, और जो प्लांट्स हैं वो अपनी जो लीव्स हैं या जो पत्तियाँ हैं उनको सेड करते रहते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है और इस पीटी सोइल का निर्माण होता है। ये दोस्तों देखने में ब्राउन कलर की होती है, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, ये ब्राउन कलर की होती है। और ये मुख्य रूप से उत्तराखंड, जो आपके तटीय क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु, इन क्षेत्रों में जहाँ पे वनों का आवरण अधिक है और वेजिटेशन ज़्यादा पाई जाती है, रेनफॉल भी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, उन क्षेत्रों में ये सोइल ज़्यादा होती है।
आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो लेक्चर में, और हम इसको और विस्तार से डिस्कशन करेंगे कि सॉइल की, मृदा की क्या क्या समस्याएं हैं, उनको कैसे कंजर्व किया जा सकते हैं, और हम विस्तार से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।